नमस्कार साथियों, मैं शुभम कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द मीनिंग ऑफ बुक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संविधान के भाग 3 अथवा मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तथा इनके उप अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक है तथा यह केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। प्रारंभ में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, परंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) को अथवा संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में यह अनुच्छेद नागरिकों को सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 को भारतीय लोकतांत्रिक शासन की नींव कहा जाता है। हालांकि कोई भी स्वतंत्रता आत्यांतिक नहीं है और इन पर युक्त प्रतिबंध लगाकर कटौती की जा सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 अथवा स्वतंत्रता के अधिकारों पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। युक्त प्रतिबंध केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही लगाए जा सकते हैं, न कि कार्यपालिका की कार्यवाही से। दूसरे शब्दों में कहे तो युक्तता के निर्णय का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को ही है, न कि शासन को। अर्थात स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध केवल संविधान में उल्लेखित आधारों पर ही लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकार तथा उन पर लगाए गए युक्त प्रतिबंध कुछ इस प्रकार है। जहां 19(1) का ए नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 19 का 2 उस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। उसी प्रकार इसके तहत अन्य सभी अधिकारों पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अभी हम इन सभी उप अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे और इन्हें गहराई से समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उस पर युक्त प्रतिबंधों को देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राणत्व है। इसका अर्थ है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अर्थात देश का नागरिक अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या छपवाकर तथा अन्य और किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। इसी के अंतर्गत हम कुछ वाद विवादों को भी देखेंगे, जिनसे यह उप अनुच्छेद और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986, जो राष्ट्रीय ज्ञान संबंधित मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट घोषित करता है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। उसी प्रकार दूसरा वाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भरत कुमार, जो 1988 का है। इसमें प्रदर्शन या विरोध की अनुमति दी गई है, परंतु बंद अथवा हड़ताल का अधिकार नहीं है, क्योंकि हड़ताल से अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को भी क्षति पहुंचती है। प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में प्रेस अथवा मीडिया को कोई अलग से कुछ अधिकार नहीं दिए गए हैं। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का ही एक अंग है। और हमारा तीसरा वाद साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 भी इसी से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से कुछ अलग अधिकार नहीं दिए गए हैं। इससे अलग प्रेस की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार, प्रसारित तथा प्रकाशित करने जैसे अन्य अधिकार शामिल है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो युक्त निबंधन दिए गए हैं वे कुछ इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, राज्य की सुरक्षा, अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़े। उसी प्रकार नंबर 2, कोई भी नागरिक ऐसी बात अथवा नारेबाजी या फिर कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति नहीं करेगा जिससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो। नंबर 3, लोक व्यवस्था। इसमें ऐसे भाषण अथवा अभिव्यक्ति की मनाही है
जिससे लोक व्यवस्था बाधित हो सके। नंबर 4, शिष्टाचार या सदाचार। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आप शिष्टाचार या सदाचार के अधीन रहते हुए ही अभिव्यक्ति अथवा भाषण की स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय या न्यायाधीशों की निंदा करना, उनको पक्षपाती कहना या न्यायालय का आदेश न मानने की भी मनाही है। नंबर 6, मानहानि। इसके अंतर्गत कोई ऐसा भाषण या वाचन करने की मनाही है जो किसी भी मानहानि से संबंधित हो। नंबर 7, अपराध उद्दीपन। इसमें ऐसी अभिव्यक्ति या भाषण की मनाही है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध के लिए भड़काया या उकसाया जा रहा हो। नंबर 8, भारत की संप्रभुता और अखंडता। यह ऐसी अभिव्यक्ति की मनाही करता है जो राज्य की सर्वोच्चता तथा अखंडता को चुनौती दे। इसमें नंबर 2, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। नंबर 3, लोक व्यवस्था तथा नंबर 7, अपराध उद्दीपन को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा तथा नंबर 8, भारत की संप्रभुता और अखंडता को 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19(1) का बी और उस पर युक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 19(3). अनुच्छेद 19(1) का बी भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सम्मेलन के अधिकार में सभा आयोजित करना, प्रदर्शन करना और जुलूस निकालना शामिल है। इसमें 2 निर्बंधन दिए गए हैं। नंबर 1, लोक व्यवस्था और नंबर 2, भारत की संप्रभुता और अखंडता, जिनको हम पहले ही व्याख्यायित कर चुके हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) के सी में भारत के प्रत्येक नागरिक को संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें सहकारी समिति शब्द को 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19(4) में 3 निर्बंधन दिए गए हैं: लोक व्यवस्था, सदाचार और भारत की संप्रभुता तथा अखंडता। अनुच्छेद 19(1) का डी और 19(5). अनुच्छेद 19(1) का डी भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में बिना किसी बाधा के संचरण, भ्रमण या आवागमन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19 का 5 इस पर 2 निर्बंधन लागू करता है। नंबर 1, इससे साधारण जनता के हितों को कोई नुकसान न हो और नंबर 2, किसी अनुसूचित जनजाति अथवा एसटी के हितों के संरक्षण के विरुद्ध न हो। अनुच्छेद 19(1) और 19(5) भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने तथा बसने का अधिकार प्रदान करता है और ऐसा करने के लिए उसे किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 19(1) पर भी अनुच्छेद 19(5) के ही निर्बंधन लागू होते हैं। अनुच्छेद 19(1) का जी और अनुच्छेद 19 का 6। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार इत्यादि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 19 का 6 इस पर 3 निर्बंधन लागू करता है। नंबर 1, साधारण जनता के हित से जुड़े निर्बंधन। नंबर 2, किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हता या योग्यता निर्धारित करना। नंबर 3, राज्य द्वारा किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करना। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 3 उप अनुच्छेदों में बटा हुआ है। नंबर 1, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। नंबर 2, दोहरे दंड से संरक्षण और नंबर 3, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का पहला उप अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति या विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति अथवा दंड का भागी नहीं होगा जो अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है, अथवा यदि अपराध करने के समय कोई दंड कम हो तथा दोष सिद्धि के समय उस अपराध के दंड को बढ़ा दिया गया हो तो अपराधी को अपराध किए जाने के समय का ही दंड दिया जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो यदि किसी व्यक्ति ने 2011 में कोई अपराध किया हो जिसकी सजा उस समय 3 वर्ष और उसका अपराध सिद्ध होने में 2016 तक का समय लग गया हो, जिस बीच 2015 में
उस अपराध की सजा को बढ़ाकर 3 साल से 5 साल कर दिया गया हो, फिर भी उस अपराधी को 2011 के समय की अथवा 3 साल की ही सजा होगी। और इसी प्रकार यदि किसी कार्य को करने के बाद उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है तो कार्य करने वाले के लिए किसी भी दंड का प्रावधान नहीं होगा। अनुच्छेद 20 का 2 दोहरे दंड से संरक्षण अथवा किसी अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त बनाए गए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संरक्षण प्राप्ति के लिए 3 शर्तें आवश्यक है, जिसमें पहली, किसी व्यक्ति को आपराधिक कृत्य अथवा क्रिमिनल एक्ट के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो। नंबर 2, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देनी हो, या फिर नंबर 3, उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया हो। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके प्रभाव से अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमाने कार्यकारी प्रक्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। नंबर 1, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। नंबर 2, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार तथा हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। और इसी प्रकार से अन्य 34 अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं जो निम्नवत दर्शाए गए हैं और हमें अलग अलग अधिकार प्रदान करते हैं। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य खुद करेगा और इस पर यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है और अब इसको पढ़ा जाता है कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार से संबंधित कुछ वाद विवादों की चर्चा करते हैं और इसको और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। शुरू में उच्चतम न्यायालय ने खड़ग सिंह मामला 1954 तथा MP शर्मा मामला 1962 में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन मैन का मामला 1978 के वाद में न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार में दखल देने वाला कोई भी कानून अनियंत्रित या मनमाना नहीं होना चाहिए। इसके बाद पीपल्स यूनियन बनाम भारत संघ 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोन टैप करना, रात के समय घर में पुलिस आना और पैतृकता के निर्धारण के लिए बिना अनुमति लिंग परीक्षण करना भी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। KS पुट्टास्वामी मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है और यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। अनुच्छेद 22 को समझने से पहले हम इसमें दिए गए कुछ शब्दावलियों पर चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1 दंडात्मक निरोध। यदि किसी अपराधी को भारतीय दंड संहिता द्वारा दंड दिया जाता है तो वह दंडात्मक निरोध के अंतर्गत आता है। नंबर 2 निवारक निरोध। राज्य द्वारा जब किसी व्यक्ति को अपराध की संभावना के लिए नज़रबंद किया या गिरफ्तार किया जाता है तो वह निवारक निरोध होता है। नंबर 3 विचाराधीन निरोध। कोई गैर जमानती अपराधी जो या तो गिरफ्तार हो या फिर जेल में हो, विचाराधीन निरोध होता है। अनुच्छेद 22 का उप अनुच्छेद 1
कहता है कि गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है और गिरफ्तार हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराए जाने तथा अपनी पसंद के किसी भी वकील से सलाह करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 का उप अनुच्छेद 2 कहता है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर समीपतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 का उप अनुच्छेद 3 कहता है कि खंड 1 और खंड 2 की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो या तो शत्रु देश का नागरिक हो या फिर निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया हो। और अब अंत में समय है कुछ प्रश्नों का, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसके विकल्प है नंबर 1 68वें, नंबर 2 86वें, नंबर 3 72वें और नंबर 4 102वें। हमारा दूसरा प्रश्न सही या गलत से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि क्या किसी अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।